CH-16 अभय फाइटर है। अभय फाइटर है। अभय सभी को बताता है कि वो देहरादून के माउंट कॉलेज में पढ़ना चाहता है। वो अपनी मिस्टीरियस गर्ल को ढूंढना चाहता था। अभय की बात सुनकर प्रेरणा ने किशोर से कहा कि वो देहरादून के माउंट कॉलेज के बारे में सब कुछ पता करें। कॉलेज का ओनर कौन है, वहाँ का स्टेटस क्या है, सब कुछ पता करे। 3 दिन बाद किशोर ने आकर प्रेरणा को बताया कि उसने माउंट कॉलेज की पूरी डिटेल निकाल ली है। इस वक्त वहाँ अभय भी था, इसलिए वो भी किशोर की बात ध्यान से सुनने लगा। किशोर ने उन्हें बताया कि माउंट कॉलेज देहरादून का सबसे हाई प्रोफाइल कॉलेज है। इस कॉलेज को देहरादून का ही एक सोशल ट्रस्ट मैनेज करता है, लेकिन पूरे देश से बहुत सारे ग्रुप इस कॉलेज को डोनेशन देते हैं और वहाँ ट्रस्टी भी है। वहाँ आसपास के सभी एलीट फैमिली के बच्चे पढ़ते हैं। माउंट कॉलेज का पढ़ाई का स्टेटस भी बहुत अच्छा है। किशोर ने बताया कि माउंट कॉलेज भी उन कॉलेजों में से एक है जिन्हें रायचंद ग्रुप की ओर से बड़ा डोनेशन दिया जाता है। इस हिसाब से रायचंद ग्रुप उस कॉलेज का सबसे बड़ा ट्रस्टी है, लेकिन इस बारे में सिर्फ ट्रस्ट के प्रेसिडेंट के अलावा और कोई नहीं जानता है। किशोर की बात सुनकर प्रेरणा के चेहरे पर स्माइल आ गई। क्योंकि उसकी फैमिली उस कॉलेज की सबसे बड़ी ट्रस्टी है, इसलिए उस कॉलेज में कभी भी अभय को कोई दिक्कत नहीं होगी। प्रेरणा ने अभय की ओर स्माइल करते हुए देखा और उससे पूछा, तुम देहरादून कब जाना चाहते हो अभय? मॉम, मैं जल्दी ही देहरादून जाना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेरी रियल आइडेंटिटी वहाँ किसी को पता ना चले। मैं लॉ प्रोफाइल के साथ ही उस कॉलेज में पढ़ना चाहता हूँ। अभय ने प्रेरणा से कहा, ठीक है बेटा, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा। सिर्फ कॉलेज के प्रेसिडेंट को पता होगा कि तुम्हारी रियल आइडेंटिटी क्या है, बाकी पूरे कॉलेज में किसी को तुम्हारी रियल आइडेंटिटी नहीं पता चलेगी। प्रेरणा ने अभय से कहा और किशोर की ओर देखकर उसे कुछ इशारा किया। डोंट वरी मैम, यंग मास्टर अभय के हिसाब से देहरादून में सारी अरेंजमेंट हो जाएगी। वैसे भी देहरादून में ज़्यादा एलीट लोग यंग मास्टर को जानते नहीं है, इसलिए उनकी आइडेंटिटी छुपी हुई ही रहेगी। मैं स्मिता को भी बता दूंगा कि वो इस बात का ध्यान रखे कि यंग मास्टर को वहाँ कोई प्रॉब्लम ना हो। किशोर इतना कहकर वहाँ से निकल गया। बलराज और गरिमा को भी प्रेरणा ने फ़ोन पर बता दिया कि अभय का एडमिशन देहरादून के माउंट कॉलेज में हो गया है। गरिमा और बलराज इस समय एक बिजनेस मीटिंग के लिए एब्रॉड गए हुए थे। बलराज को गरिमा की बिजनेस स्किल्स के बारे में पता था, इसलिए वो गरिमा को भी अपने साथ ले गया था। इसी बहाने उन दोनों को एक दूसरे के साथ घूमना फिरना भी मिल जाएगा। 2 दिन बाद किशोर ने आकर प्रेरणा को बताया कि कॉलेज में एडमिशन की सारी प्रोसेस हो चुकी है। वहाँ के प्रेसिडेंट को भी बता दिया है कि यंग मास्टर अपनी लॉ प्रोफाइल के साथ वहाँ आएंगे, इसलिए वो इस बात का ध्यान रखे। मैम, मैंने स्मिता को भी बता दिया है कि वो यंग मास्टर की हर ज़रूरत का अच्छे से ध्यान रखे। किशोर ने प्रेरणा को बताया, तुम्हारे जाने की सारी तैयारियां हो गई है अभय, हम कल सुबह ही देहरादून के लिए निकलेंगे। प्रेरणा ने अभय को बताया। ओके मॉम, मैं भी जाने के लिए रेडी हूँ, अभय ने कहा। अगली सुबह अभय और प्रेरणा हेलीकॉप्टर में बैठकर देहरादून के लिए निकल गए। किशोर भी उनके साथ ही आया था। वहां देहरादून में अभय और प्रेरणा के आने की खबर सुनकर सारे डिपार्टमेंट के हेड स्मिता कपूर के साथ उन्हें रिसीव करने के लिए हेलीपैड पर पहुंच गए थे। सिर्फ हेड को ही उनके आने के बारे में बताया गया था और उन्हें ये भी बताया गया था कि वो अपने ऑफिस में और किसी को इस बारे में कुछ ना बताए। स्मिता कपूर रायचंद ग्रुप की देहरादून रीजन की इंचार्ज थी, इसलिए उसकी बात को काटने की हिम्मत किसी में भी नहीं थी। कुछ ही देर में अभय का हेलीकॉप्टर भी वहां पहुंच गया। रायचंद ग्रुप का अपनी प्रॉपर्टी में पर्सनल हेलीपैड था। ये एक आलीशान होटल के टॉप फ्लोर पर था। ये होटल देहरादून का सबसे आलीशान होटल भी था। यहाँ का मैनेजर सुल्तान भी इस वक्त अभय को रिसीव करने के लिए आया था। सुल्तान एक बहुत पावरफुल आदमी था, उसके रिलेशन अंडरवर्ल्ड में भी थे, इसलिए देहरादून का बड़े से बड़ा आदमी भी उसे सुल्तान भाई कहता था। देहरादून में रायचंद ग्रुप के सारे लफड़े सुल्तान ही निपटाता था, इसीलिए स्मिता ने सुल्तान को भी यहाँ बुलाया था। अभय का हेलीकॉप्टर जैसे ही लैंड हुआ तो उसमें से कुछ गार्ड्स बाहर आए और सब कुछ अच्छे से चेक करने के बाद वो हेलीकॉप्टर को कवर करके पीछे हटकर खड़े हो गए। उन्होंने किशोर को ईयरफोन के थ्रू कन्फर्म किया कि बाहर सब ठीक है। गार्ड्स से कन्फर्मेशन मिलते ही किशोर हेलीकॉप्टर से बाहर आया। उसने ग्रे कलर का लॉन्ग जैकेट पहना हुआ था। किशोर हमेशा से अपने ड्रेस से मैचिंग राउंड हेड पहनता था। उसकी पर्सनालिटी किसी जासूस की तरह थी। वो हमेशा से अपने आसपास की चीज़ों को ऑब्जर्व करता रहता था।
उसे रायचंद फैमिली का जेम्स बॉन्ड भी कहा जाता था। किशोर ने रिस्पेक्टफुल्ली सिर झुकाकर प्रेरणा और अभय को हेलीकॉप्टर से बाहर आने के लिए इशारा किया। प्रेरणा और अभय भी हेलीकॉप्टर से बाहर निकल आए। प्रेरणा ने इस वक्त बहुत फ्लोरल साड़ी पहनी हुई थी और आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ था। अभय भी प्रेरणा के साथ ही चल रहा था। अभय ने इस वक्त बहुत सिंपल कपड़े पहने थे। वहां खड़ा हर शख्स सिर्फ अभय को देखने के लिए ही एक्साइटेड था। जब उन्होंने अभय के सिंपल लुक को देखा तो वो उसकी सादगी के फैन हो गए थे। अभय दिखने में किसी हीरो से कम नहीं था। उसकी मस्कुलर बॉडी, क्लियर और फेयर चेहरा बहुत अट्रैक्टिव था। उसका ओवरऑल लुक बहुत किलर था, कोई भी लड़की उसकी दीवानी हो जाती। किशोर ने सबसे पहले स्मिता का इंट्रोडक्शन अभय से करवाया। स्मिता भी अभय की सिंपलिसिटी से बहुत अट्रैक्ट थी। उसने सिर झुकाकर अभय का वेलकम किया। कैसे मैनेज करेगा अभय अपनी लो प्रोफाइल को, जानिए अगले एपिसोड में। CH-17 मैनेजर सुल्तान। मैनेजर सुल्तान। अभय का हेलीकॉप्टर देहरादून में लैंड होता है। यहां उसकी सारी ब्रांचेज के हेड्स उससे मिलने के लिए आए हुए थे। किशोर और प्रेरणा को सभी जानते थे, इसलिए स्मिता ने सभी को एक एक करके अभय से इंट्रोड्यूस करवाया। वहां जितनी फीमेल हेड्स थी वो तो अभय को देखकर बेकाबू हुए जा रही थी। अभय का ऑरा ही इतना पावरफुल था कि कोई भी एक ही लुक में उसका फैन हो जाता। अभय एक मार्शल आर्टिस्ट था, इसलिए उसकी शर्ट उसकी बॉडी पर एकदम फिट थी, जिसमें उसकी मस्कुलर बॉडी का फुल शेप दिख रहा था। हर कोई अभय की पर्सनालिटी से इम्प्रेस था। उन सभी से मिलने के बाद स्मिता अभय को सुल्तान से इंट्रोड्यूस कराने लगी। सुल्तान ने भी सिर झुकाकर अभय का वेलकम किया। वो भी इस बात से हैरान था कि इतनी बड़ी फैमिली का वारिस इतना सिंपल पर्सनालिटी वाला कैसे। लेकिन अभय को देखकर ही सुल्तान पहचान गया कि अभय एक पावरफुल फाइटर है, क्योंकि सुल्तान भले एक मार्शल आर्टिस्ट नहीं था लेकिन वो एक अच्छा फाइटर था। इतने सभी लोगों में अभय भी सुल्तान से ही सबसे ज्यादा इम्प्रेस हुआ था। वो एक मार्शल आर्टिस्ट था, इसलिए वो देखकर ही जान गया था कि सुल्तान एक अच्छा फाइटर है। सुल्तान अभय और बाकी सभी को बहुत रिस्पेक्टफुल्ली नीचे होटल में लेकर जाने लगा। क्योंकि इस समय सभी डिपार्टमेंट के हेड्स यहां आए थे, इसलिए स्मिता ने सभी के लिए एक लंच ऑर्गेनाइज किया था। सभी नीचे डाइनिंग एरिया में आ गए। यहां एक बड़ी सी टेबल के आसपास कुर्सियां लगाई गई थी। सभी ने लंच किया। फिर स्मिता ने सभी को एक बार और जाते समय सभी लोगों को बताया कि यंग मास्टर की रियल आइडेंटिटी किसी भी कीमत पर डिस्क्लोज नहीं होना चाहिए। कोई भी इस बारे में लापरवाही ना करे। लंच करने के बाद सभी लोग अपने अपने ऑफिस के लिए निकल गए। अब होटल में सिर्फ स्मिता और सुल्तान ही अभय, प्रेरणा और किशोर के अलावा वहां थे। यंग मास्टर के रहने के लिए देहरादून के पॉश एरिया में रॉयल सोसाइटी में सबसे टॉप वाला बंगला रेडी करवा दिया है। उनके यूज के लिए एक रोल्स रॉयस, फरारी की स्पोर्ट्स कार भी गैराज में रेडी है। स्मिता ने किशोर को बताते हुए कहा, ग्रेट, यंग मास्टर के खाने के लिए शेफ अपॉइंट हो गया है। किशोर ने पूछा। स्मिता कुछ कह पाती उससे पहले ही अभय ने कहा, किशोर जी मैं खाने के लिए यहीं होटल में आना चाहता हूं। अभय की बात सुनकर सभी हैरान होकर उसे देखने लगे। प्रेरणा ने अभय से पूछा, अभय तुम डेली यहां होटल में खाना खाओगे? यस मॉम, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभय ने कहा, यंग मास्टर अगर सचमुच होटल में ही खाना चाहते हैं तो अगर वो चाहे तो मैं उनके लिए खाना रेडी करवाकर शेफ और वेटर के साथ उनके बंगले पर ही पहुंचा दूंगा। सुल्तान ने थोड़ा झिझकते हुए कहा, डोंट वरी, आप लोग खाने की चिंता मत कीजिए, वो मैं मैनेज कर लूंगा। अभय ने कहा, ठीक है अभय, लेकिन तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुम जब चाहो तब घर पर ही खाना बनवा सकते हो। प्रेरणा ने कहा, बिल्कुल मैम, सब कुछ यंग मास्टर के हिसाब से ही होगा। वो जब जैसा चाहेंगे वहीं अरेंजमेंट हो जाएगा। सुल्तान ने कहा। अभय होटल में खाना खाने के साथ साथ सुल्तान को करीब से जानना चाहता था, इसलिए उसने होटल में ही खाना खाने की बात कही थी। क्या हम घर देख लें? अभय ने स्मिता से कहा। जी यंग मास्टर, मैं आपको अभी वहां ले चलती हूं, स्मिता ने तुरंत जवाब दिया। मॉम आप रेस्ट कीजिए, तब तक मैं घर देखकर आता हूं। स्मिता तुम रहने दो, मैं सुल्तान के साथ चला जाता हूं, अभय ने कहा और वहां से निकल गया। सुल्तान भी अभय के पीछे पीछे चल दिया। वो इस बात से खुश था कि अभय हर काम में उसे आगे कर रहा था। सुल्तान ने जल्दी से कार का गेट ओपन किया और अभय को ग्रिट किया। अभय भी स्माइल करते हुए बैक सीट पर बैठ गया। सुल्तान ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गया। वो सीधा अभय को रॉयल सोसाइटी में ले गया।
अभय घर देखने के बहाने सिर्फ सुल्तान से अकेले में बात करना चाहता था। उसने सुल्तान से पूछा, सुल्तान क्या तुम इससे पहले किसी फाइटिंग ग्रुप में थे क्या? अभय के अचानक सवाल पूछने के कारण सुल्तान थोड़ा घबरा गया था। अभय समझ गया कि सुल्तान उससे खुलकर बात नहीं कर पा रहा है। उसने कहा, रिलैक्स सुल्तान, तुम आराम से बात कर सकते हो। अभय की ये बात सुनकर सुल्तान की घबराहट थोड़ी कम हुई। फिर वो अपने बारे में सब कुछ अभय को बताने लगा। उसने बताया कि वो पहले अंडरवर्ल्ड के लिए काम करता था। देहरादून के बदमाश उसके नाम से भी घबरा जाते थे। उसकी अपनी एक गैंग भी है। जब से उसे होटल का इंचार्ज बनाया गया है, तब से उसने अंडरवर्ल्ड के लिए काम करना बंद कर दिया है, लेकिन उसके रिलेशन अभी भी अंडरवर्ल्ड में अच्छे हैं। उसकी गैंग को भी अब उसका जूनियर जॉनी संभालता है। जरूरत पड़ने पर वो खुद भी जॉनी की हेल्प के लिए चला जाता है। यंग मास्टर, अब मेरा काम सिर्फ देहरादून और आसपास के शहरों में रायचंद फैमिली के सारे इल्लीगल लफड़ों को हैंडल करना है। सुल्तान ने अपनी पूरी स्टोरी अभय को एक ही बार में बता दी। अभय उसकी बातों से काफी इंप्रेस हुआ। उसने सुल्तान को देखकर स्माइल कर दिया। यंग मास्टर, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? सुल्तान ने बहुत रिस्पेक्टफुल्ली कहा। अभय ने कहा, क्या आप भी फाइट करते हैं? सुल्तान ने कहा, तुम किसी को बताना मत, मैं सिर्फ तुम्हें बता रहा हूं। मैं एक मार्शल आर्टिस्ट हूं। यह सुनकर सुल्तान हैरान रह गया, लेकिन उसे इस बात की खुशी भी थी कि अभय ने उस पर भरोसा करके उसे अपनी रियलिटी बताई थी। उसने कहा, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं यंग मास्टर, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। वैसे आपको किसी को भी मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। आपको कभी भी कोई परेशान करने की कोशिश करे तो आप सिर्फ मुझे बता दीजिएगा, मैं उसे देहरादून से ही गायब कर दूंगा। ठीक है, अभय ने कहा और स्माइल करने लगा। थोड़ी ही देर में सुल्तान अभय को काफी अच्छा लगने लगा था। अभय को उसकी आंखों में सच्चाई और अपने लिए रिस्पेक्ट भी दिखाई दे रही थी। आखिर क्यों अभय सुल्तान से करीबी बढ़ाना चाहता था, जानिए अगले एपिसोड में। CH18, ये हैंडसम कौन है? ये हैंडसम कौन है? अभय सुल्तान के साथ अपना बंगला देखने जाता है। सुल्तान उसे अपनी सारी कहानी बताता है। अभय सुल्तान से इंप्रेस होता है। अब तक वो रॉयल सोसाइटी में पहुंच चुके थे। सुल्तान अभय को घर के अंदर ले गया और उसे पूरा घर दिखाया। स्मिता और सुल्तान ने वाकई घर को बहुत अच्छे से तैयार करवाया था। अभय को तो वैसे भी घर में कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो तो एक लोअर क्लास लाइफ जीना चाहता था, लेकिन उसे अपनी फैमिली की रेपुटेशन के लिए ये सब करना ही था। घर वाकई बहुत अच्छा है। अब हमें चलना चाहिए, अभय ने सुल्तान से कहा। जी यंग मास्टर। सुल्तान और अभय फिर से होटल के लिए निकल गए। होटल में पहुंचते ही अभय ने प्रेरणा को बताया कि घर काफी अच्छा है, उसे वहां कोई दिक्कत नहीं होगी। हमारे स्पेशल गार्ड्स हमेशा घर की सिक्योरिटी में रहेंगे। घर के सभी कामों के लिए स्टाफ भी पूरे टाइम घर पर ही रहेगा। स्मिता ने प्रेरणा को बताया, तुम सभी ने काफी अच्छा काम किया है। प्रेरणा ने स्माइल करते हुए कहा, मॉम आपको भी अब निकलना चाहिए, काफी टाइम हो गया है। अभय ने प्रेरणा से कहा, ठीक है, लेकिन तुम अपना ध्यान रखना। किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम मुझे बता देना। प्रेरणा ने कहा, डोंट वरी मॉम, यहाँ सुल्तान और स्मिता है, मुझे कुछ काम होगा तो मैं इन्हें बोल दूंगा। आपको टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, अभय ने प्रेरणा से कहा। बात करते करते वो सभी होटल के टॉप फ्लोर पर बने हेलीपैड पर आ गए। प्रेरणा ने अभय को हग किया और किशोर के साथ वापस दिल्ली जाने के लिए निकल गई। यंग मास्टर, क्या मैं आपको घर तक ड्रॉप कर दूं? स्मिता ने अभय से पूछा। ठीक है, मैं भी नहाकर थोड़ा फ्रेश हो जाता हूं, अभय ने कहा और स्मिता के साथ घर के लिए निकल गया। स्मिता ने अभय को घर ड्रॉप किया और उसे उसके कॉलेज से रिलेटेड डॉक्यूमेंट देकर वहां से निकल गई। अभय भी घर के अंदर जाकर नहाने के बाद काफी अच्छा महसूस कर रहा था। वो कुछ देर रेस्ट करने के लिए बेड पर लेट गया। इस वक्त शाम हो चुकी थी। अभय बहुत दिनों के बाद देहरादून आया था। हालांकि पहले भी वो ज्यादा देहरादून नहीं आया था, इसलिए वो देहरादून को करीब से जानना चाहता था। अभय ने अपनी स्पोर्ट्स बाइक निकाली और देहरादून के मेन मार्केट की तरफ निकल गया। अभय को ज्यादा लोग नहीं जानते थे, इसलिए वो बेफिक्र होकर देहरादून के मार्केट में घूम रहा था। उसने अपनी बाइक पार्किंग में पार्क कर दी थी। अभय ने सिंपल लेकिन बहुत ब्रांडेड जीन्स और टी शर्ट पहनी हुई थी। उसकी मस्कुलर बॉडी टी शर्ट में से साफ दिखाई दे रही थी। मार्केट में लड़कियां अभय को देखकर सिर्फ उसी के बारे में बात कर रही थी। अभय को उनकी बातें सुनाई भी दे रही थी।
एक लड़की अपने साथ वाली लड़की से कह रही थी कि यार ये कितना हॉट है, मैंने इसे पहले कभी देहरादून में नहीं देखा। कौन है ये? उसके साथ वाली लड़की ने कहा, हाँ यार ये तो बहुत हैंडसम है यार, काश मुझे इसकी मस्क्यूलर बॉडी को छूने का मौका मिल जाए। ये सभी लड़कियां देहरादून के एलीट परिवारों की बिगड़ी लड़कियां थीं। अभय ये सब अच्छे से समझ रहा था, इसलिए वो सिर्फ स्माइल करते हुए इधर उधर घूम रहा था। उन लड़कियों के साथ जो लड़के थे उन्होंने जब अपनी गर्लफ्रेंड को किसी और लड़के को देखते हुए देखा तो वो अपनी गर्लफ्रेंड के सामने अच्छा इंप्रेशन जमाने के लिए अभय की तरफ आगे बढ़े। हे यू, लुक एट हियर। उनमें से एक लड़के ने अभय को जोर से आवाज लगाई। उसने बहुत महंगे कपड़े पहने हुए थे, वो भी किसी बड़ी फैमिली का ही लग रहा था। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि वहां कुछ लोग उसी को देखने लगे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि वो उन्हें नहीं किसी और को बुला रहा है तो वो सभी अभय की तरफ देखने लगे। उसने अभय को 2 से 3 बार आवाज लगाई। अभय इन सब से बेफिक्र था, वो बस अपनी मस्ती में घूम रहा था। भीड़ में खड़े लोगों ने जब देखा कि अभय ने इस तरफ कोई ध्यान ही नहीं दिया था तो वो आपस में बातें करने लगे। उनमें से एक आदमी ने कहा, ये लड़का कौन है जो इस तरह मस्ती में घूम रहा है? हाँ यार ये तो विकास शर्मा के दोस्तों को इग्नोर कर रहा है, क्या ये जानता नहीं कि विकास शर्मा कौन है? उस आदमी के साथी ने कहा। उधर उस लड़के का गुस्सा 7वें आसमान पर चढ़ गया था। इतनी भीड़ में उसके बुलाने पर भी अभय उसे इग्नोर कर रहा था, वो अपनी बेइज्जती कैसे सहन करता? अभय तो जानता भी नहीं था कि वहां उसके कारण इतने लोग इकट्ठा हो गए हैं। वो सामने की शॉप से जब बाहर निकला तो उसने देखा कि वहां लोगों की भीड़ लग गई है और वो सभी उसे ही देख रहे हैं। दरअसल जब अभय ने इतनी बार में भी उस लड़के की बातों पर ध्यान नहीं दिया तो उसने अपनी गाड़ी बीच रोड पर लाकर खड़ी कर दी और उसके बोनट पर बैठकर अभय के बाहर आने का वेट करने लगा। अभय ने जब देखा कि उस शॉप के बाहर एक लड़का बीच रोड पर गाड़ी खड़ी करके बैठा है, जिसके कारण वहां ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो उसने क्यूरियस होते हुए उस लड़के की तरफ देखा। वो इस वक्त अभय को ही घूर रहा था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थी। उसकी गर्लफ्रेंड और उसके साथी भी उसके साथ ही खड़े थे। अभय ने जब उन लड़कियों को देखा तो वो पहचान गया कि ये वही लड़कियां हैं जो थोड़ी देर पहले उसी के बारे में बात कर रही थी। वो सारी बात समझ गया कि वो लड़का उसे क्यों घूर रहा है। अभय बचपन से ही बहुत शार्प माइंडेड और स्मार्ट था। वो चीज़ों को बहुत जल्दी समझ जाता था। अभय आगे चलकर उस लड़के के सामने गया और कड़क आवाज में उससे कहा, तुमने इस तरह ट्रैफिक जाम क्यों किया हुआ है? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुम्हारे कारण कितने लोग परेशान हो रहे हैं? क्या वो व्यक्ति अभय की बात मान लेगा? जानिए अगले एपिसोड में।